आप सभी को धीरे धीरे शेयर्स और स्टॉक मार्केट का आइडिया लग रहा होगा और जिनको पहले से इसका आइडिया है उन्हें और भी क्लैरिटी मिल रही होगी। आज थोड़ा पीछे जाकर यह समझते हैं कि ये स्टॉक मार्केट का बिजनेस इंडिया में शुरू कैसे हुआ। हिस्ट्री मेरे लिए भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है, पर थोड़ा बैकग्राउंड जानने से आपको आगे के कई कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स रिलेट करने में आसानी होगी। इसीलिए हम आज स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि ये बना कैसे और आज हम यहाँ पहुँचे कैसे। शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी, वही कंपनी जिसे लेकर अंग्रेज इंडिया में बिजनेस करने आए थे। वैसे क्या करने आए थे ये हम सब जानते हैं। 1800 के समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में शेयर्स का सिस्टम लाया और बॉन्ड्स की ट्रेडिंग शुरू की। बॉन्ड्स के बारे में बेसिक मैंने बता दिया है, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो में हम बॉन्ड्स के यील्ड, रेट सब कुछ बात करेंगे। इसके बाद 1830 के आसपास इंडिया में कॉटन और बैंक्स के शेयर्स ट्रेड होना शुरू हो गए थे और कुछ 6 ब्रोकर थे जो शेयर्स की खरीद बिक्री करते थे। 1850 में 22 ब्रोकर्स ने मिलकर बात आगे बढ़ाई और ट्रेडिंग की शुरुआत इस बनियान ट्री के नीचे, जो अब कुछ इस तरह दिखता है। इसके 25 साल बाद 1875 के समय कुछ ब्रोकर्स ने मिलकर इंडिया में द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन स्टार्ट किया, जिसे आज हम BSE या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। इस एसोसिएशन के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर थे उस वक्त के फेमस बिजनेसमैन और कॉटन किंग के नाम से मशहूर प्रेमचंद रॉयचंद। ये तब लाइमलाइट में आए जब अमेरिकन सिविल वॉर के समय इंडिया कॉटन का एक्सपोर्ट करता था। इस कॉटन की ट्रेडिंग करके इन्होंने काफी मुनाफा कमाया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाद इंडिया में 1894 में अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज बनी, जिसकी सबसे बड़ी वजह अहमदाबाद में उभरते टेक्सटाइल बिजनेस थी। 1908 में कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज बना और 1937 में मद्रास स्टॉक एक्सचेंज बना। हमारे इंडिपेंडेंस के बाद 1956 में इंडिया में सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना, जिसमें कई स्टॉक रिलेटेड रूल बने। तब तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ऑलरेडी कई कंपनीज की ट्रेडिंग हो रही थी। BSE में लिस्टिंग होने वाली पहली कंपनी थी DSP, DS प्रभुदास एंड कंपनी। उस वक्त IPO नहीं था और कंपनीज भी ज्यादा नहीं थे इंडिया में, इसीलिए लिस्टिंग के लिए IPO निकालने की जरूरत नहीं थी। धीरे धीरे प्रोसेस बनता गया और 1977 में रिलायंस वो पहली कंपनी बनी जिसका IPO आया। अब तक स्टॉक मार्केट के रेगुलेशंस को 1947 में बनी CCI, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज, हैंडल करती थी, लेकिन 1988 में सेबी स्टॉक मार्केट की रेगुलेटर बॉडी बनी और फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारे डिसीजंस सेबी लेने लगी। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग इवेंट आता है, 1992 स्टॉक मार्केट स्कैम, जो किया था हर्षद मेहता ने। इस स्कैम की आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से वैल्यू करीब 1 लाख करोड़ होगी। यह इतना बड़ा स्कैम था, इसमें स्टॉक मार्केट के इतने लूपहोल यूज किए गए कि स्टॉक मार्केट में इस स्कैम के बाद कई सारे नए रेगुलेशंस बनाए गए। वो रेगुलेशंस क्या क्या थे? सबसे पहले एक नया एक्सचेंज बना। 1992 में NSE बनी। जैसे BSE थी उसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बनी और NSE ले आई इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। इससे पहले शेयर्स फिजिकली ट्रेड होते थे। NSE के आने के बाद इन्हें इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड किया जाने लगा, इसलिए सारे फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, जिसे डीमैटेरियलाइजेशन कहा गया। इसके लिए 1996 में डिपॉजिटरी एक्ट लाया गया और NSDL मतलब नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड का फॉर्मेशन हुआ, जो डीमैटेरियलाइजेशन और शेयर्स के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स देखने लगी। इसके बाद CSDL यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड जैसे एक और डिपॉजिटरी का फॉर्मेशन हुआ। आज के वक्त हम शेयर्स फिजिकल फॉर्म में नहीं बल्कि डीमैट यानी डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में होल्ड करते हैं। हर्षद मेहता ने जो सबसे बड़ा लूपहोल यूज किया वो था 14 डेज का सेटलमेंट। मतलब एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर के पास पैसा आने और उस इन्वेस्टर से इस इन्वेस्टर के पास शेयर्स आने के लिए 14 डेज लगते थे। इन 14 डेज में ब्रोकर पैसे को कहीं भी घुमा देता था
और उस वजह से स्टॉक्स के प्राइस इन्फ्लेट हो जाते थे। यह सेटलमेंट पीरियड घटाकर 2 दिन का कर दिया गया। सर्किट के नियम भी लाए गए। सर्किट मतलब अगर किसी स्टॉक में 10% चेंज आता है तो उस स्टॉक को ट्रेड के लिए रोक दिया जाता है। इसके अलावा सर्किट में और भी कई कट ऑफ लाए गए, 15% मूवमेंट का, 20% का, और इस हिसाब से एक स्टॉक को या एक इंडेक्स में ट्रेडिंग को अलग अलग इंटरवल के लिए रोक दिया जाने लगा। ये इंडेक्स बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर आपने कोई भी किताब देखी है तो उस पर इंडेक्स लिखा होता है। इंडेक्स में सारे चैप्टर्स मेंशन रहते हैं और उससे पूरे बुक का आइडिया लग जाता है। उसी तरह निफ्टी इंडेक्स से पूरे एनएसई का आइडिया लग जाता है। अब एनएसई में 2200 से ज्यादा स्टॉक्स लिस्टेड है, तो सारे स्टॉक्स इंडेक्स में नहीं आ सकते। इसलिए टॉप 50 स्टॉक्स जो कि एनएसई के मेजर स्टॉक्स है उनको कंसिडर किया जाता है। अब ये टॉप 50 क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सारे स्टॉक्स को मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर बांटा जाता है। किसी भी कंपनी के जो शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है उसे आप उसके शेयर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो होगा उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन। मान लीजिए एक कंपनी के 1000 शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है और उसके एक शेयर का वैल्यू है 50 रुपए, तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया 50,000 रुपए। इसके आधार पर जब टॉप मार्केट कैपिटलाइजेशन से बॉटम मार्केट कैपिटलाइजेशन की लिस्ट बनती है तो टॉप के 50 स्टॉक्स निफ्टी के इंडेक्स के लिए कंसीडर किए जाते हैं। निफ्टी 50 के स्टॉक्स एनएसई में लिस्टेड सारे स्टॉक्स के टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का करीब 59% है, मतलब आधे से भी ज्यादा। आप इन 50 शेयर्स के टोटल लिस्टेड स्टॉक्स का एक बेंचमार्क कर सकते हैं और इसीलिए निफ्टी को एनएसई का बेंचमार्क इंडेक्स कहा जाता है। ठीक इसी तरह बीएसई में 5300 से ज्यादा कंपनी है और उसमें से टॉप 30 कंपनीज को मिलाकर सेंसेक्स बना। निफ्टी 95-96 में बनी और उसका बेस प्राइस 1000 रखा गया। आज निफ्टी की वैल्यू 25,000 से ज्यादा है। सेंसेक्स का बेस प्राइस 1978-79 में 100 रखा गया, जो कि आज 84,000 के आसपास है। समय के साथ साथ स्टॉक मार्केट इवॉल्व हो रहा था। ईयर 2000 में स्टॉक मार्केट में डेरिवेटिव सेगमेंट इंट्रोड्यूस हुआ। वैसे ये डेरिवेटिव सेगमेंट्स इतना बड़ा है और कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है कि शायद 10 वीडियो भी इसके लिए कम पड़े, पर अगर बिल्कुल बेसिक्स में समझाओ तो शेयर मार्केट में जैसे स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है और उसे इक्विटी कहते हैं, उसी तरह डेरिवेटिव मार्केट में स्टॉक के मूवमेंट पर कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉल इंस्ट्रूमेंट, जिसे आप तब खरीदते हैं जब आपको लगता है कि स्टॉक्स बढ़ने वाला है। पुट इंस्ट्रूमेंट, जिसे आप तब खरीदते हैं जब आपको लगता है कि स्टॉक नीचे जाने वाला है। इन इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदने और बेचने को ही हम डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग कहते हैं। इसके कारण स्टॉक एक्सचेंज का वॉल्यूम भी काफी बढ़ने लगा। इसके बाद 2008 में करेंसी की भी ट्रेडिंग शुरू हो गई। डॉलर, यूरो जैसी करेंसीज में भी आप डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। 2008 में ही एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ, एल्गो ट्रेडिंग का जन्म। एल्गो ट्रेडिंग एक ऐसा सेटअप है जहां आप अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को प्रोग्राम करके एक सॉफ्टवेयर में डाल सकते हैं और फिर एक सॉफ्टवेयर एक पैटर्न से और आपके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ट्रेडिंग करने लगेगा। मतलब मैनुअल इंटरवेंशन लगभग खत्म हो जाएगा। लगभग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सॉफ्टवेयर में इनिशियली जो आप इंस्ट्रक्शन डालेंगे वो आपको ही डालने पड़ेंगे। इंडिया में इस वक्त करीब 50% ट्रेडिंग एल्गो ट्रेडिंग से होती है। एनएसई और बीएसई जैसी सेबी में कई एक्सचेंज हाउसेस थे। 2012 में सेबी ने रूल लाया कि अगर एक्सचेंज हाउसेस का टर्नओवर 1000 करोड़ से कम है तो उन्हें 2 साल के भीतर सेबी से एग्जिट करना होगा। कहने का मतलब इन एक्सचेंज हाउसेस में ट्रेडिंग नहीं हो सकती है। 2015 में सेबी के साथ फॉरवर्ड मार्केट कमीशन भी जुड़ गई और कमोडिटी में जो ट्रेडिंग होती थी वह भी अब सेबी से रेगुलेट होने लगी। कमोडिटी मतलब आयरन, स्टील, गोल्ड या सिल्वर। हम यह तो जानते हैं कि स्टॉक मार्केट एक तरह से देश का फाइनेंस का इंडिकेटर है और एनएसई और बीएसई के परफॉर्मेंस के हिसाब से हम इंडिया के स्टॉक मार्केट का हाल समझते हैं। उसी तरह निफ्टी और सेंसेक्स से हम एनएसई और बीएसई का हाल समझते हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि निफ्टी और सेंसेक्स एक तरह से इंडिया के स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस और काफी हद तक इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट्स के इंडिकेटर हैं। निफ्टी और सेंसेक्स की इस जर्नी को आज आपने करीब से देखा। एनएसई और बीएसई कैसे इवॉल्व हुए यह भी जाना। स्टॉक मार्केट किस तरह रेगुलेटेड होता है ये सब आपने जाना। यह बातें आपको आगे की बातें समझने में मदद करेगी, क्योंकि अब इस वीडियो के बाद मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा और हर वीडियो में अब कुछ टेक्निकल टर्म्स भी यूज होंगे और मैं उन टर्म्स का मतलब भी आपको समझाता रहूंगा। पर अगर आपने ये शुरू के वीडियोस देखे हैं तो आपको आगे इन टर्म्स को समझने में आसानी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।